हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SK1KS एंड आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं विद अनदर वीडियो ऑफ माइन, जहां पे आज की डिस्कशन वेव इक्वेशन के बारे में होगी। नाउ वेव इक्वेशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल आई वुड से फिजिक्स में, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है इन स्टडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ वेव्स एंड ये काफ़ी जनरल इक्वेशन है एटलीस्ट क्लासिकल फिजिक्स में एंड इवन अगर मॉडर्न फिजिक्स में देखा जाए आप हमेशा वेव इक्वेशंस लिख सकते हैं एंड यू कैन सॉल्व फॉर द सिस्टम, स्पेशली सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ अ मैटर वेव। सो तब से हम लोग देखते हैं कि वेव इक्वेशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेव इक्वेशन, वी कैन सर्टेनली लुक एट दैट। What exactly is that? Well, classically अगर मैं बस आपको फॉर्म दिखा दूँ तो एक वेव इक्वेशन बेसिकली ऐसा दिखता है। कंसिडरिंग अ वेरिएबल, मैं चाय कंसिडर कर रहा हूँ, यू हैव ओवर dt स्क्वेयर इक्वल्स 1/v स्क्वेयर d2 चाय ओवर dx स्क्वेयर। नाउ हम लोग इसे डिराइव करेंगे, सो आई एम रियली नॉट श्योर राइट नाउ कि 1/v स्क्वेयर यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। My apologies if I have written it incorrect, but this is basically किस फॉर्म में ये दिखता है। Alright, so it could be here or it could be here. We'll take a look at that. What exactly is a wave equation? Well, let's first understand कि एक wave क्या है। Since we are basically starting a whole न्यू टॉपिक, ये पूरा एक नया टॉपिक है एंड वी वर नॉट डूइंग वेव्स रिसेंटली बट दिस वाज ऑन डिमांड ऑफ समवन इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट मी बेसिकली इंट्रोड्यूस टू एक वेव क्या है। वेल वी नो कि एक वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है जो कि प्रोपेगेट कर सकता है एंड अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी करता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपके पास एक स्ट्रिंग है, तो उस स्ट्रिंग में आप एक पल्स क्रिएट कर सकते हो। कैसे? आपके पास एक स्ट्रिंग है, दूसरी एंड उसकी आपने बांधी हुई है कहीं दीवार से एंड आपने एक एंड को कंसिडर किया एंड इस स्ट्रिंग को टाइट किया, उसमें एक सर्टेन टेंशन प्रोड्यूस किया, तो आपके पास टाइट स्ट्रिंग है। आपने एक बार अपना हाथ वाइब्रेट किया, ऑसिलेट कराया, उसमें से एक पल्स निकल के जाती है इस स्ट्रिंग में। आपने ऐसे कंटिन्यूसली करते रहे इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर इंस्टेंस मान लो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्वियसली देयर आर वेरियस वेज जिसमें ऐसा आप ऑसिलेट करा सकते हो अपने हाथ को, तो उसमें से पल्सेस एक रेगुलर पल्सेस क्रिएट होती जाएंगी एंड प्रोपेगेट करती जाएंगी थ्रू द एंटायर स्ट्रिंग। बट लेट्स कंसिडर एक ऐसा काइंड का मोशन होता है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? वेल जो पार्टिकल्स हैं, जो आपके पास ये रस्सी थी, ये जो रोप थी, ये पहले क्लियरली स्ट्रेट थी, फिर आपने इसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कराया, देन इसमें आपने ऑब्वियसली ऑसिलेट करा के इस स्ट्रिंग में एनर्जी दी और मोमेंटम दिया। जब आपने एनर्जी और मोमेंटम दिया तो एक पार्टिकल को या फिर यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं उन बंच ऑफ पार्टिकल्स को एनर्जी मोमेंटम मिला। ऑलराइट, जैसे इनको एनर्जी मोमेंटम मिला ये ऊपर गए एंड सिंस आपने ऊपर नीचे ऑसिलेट कराया ऑब्वियसली ये पार्टिकल्स ऊपर ही जाएंगे, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे ये ऊपर गए। लेकिन सिंस यहाँ पे कंस्ट्रेंट है क्या कि ये आपकी एक रस्सी है, एक रस्सी मतलब ये जो पार्टिकल है ये इससे कनेक्टेड है, कैसे कि इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का असम्पशन कंसिडर किया जा रहा है। तो जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसके बगल वाला पार्टिकल भी थोड़ा ऊपर जाएगा, देन उसके बगल वाला भी ऊपर जाएगा एंड इनको एनर्जी कैसे मिलेगी? ये पार्टिकल ऊपर गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसकी कंस्ट्रेंट की वजह से वो ऊपर जाएगा एंड ये सारे पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे एंड लेकिन फिर इस पार्टिकल को नीचे भी आने, जब ये नीचे आएगा ये भी नीचे आएगा, फिर ये भी नीचे आएगा, ऐसे करते करते ये पार्टिकल ऊपर नीचे गया, देन दिस काइंड ऑफ सीरीज कंटिन्यूज। ये पार्टिकल अभी ऊपर गया था, फिर अभी ये ऊपर गया था एंड सम ऑफ दैट ये पूरी सीरीज कंटिन्यू होती है एंड वैसे ये पल्सेस क्रिएट हो रहे एंड ये एज अ वेव प्रोपेगेट कर रही है। ये वेव अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी कर रही है। राइट, तो आपने बेसिकली इस रस्सी को हिलाया, ऑसिलेट कराया एंड यहाँ पे पूरी वेव क्रिएट हो गई, एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रही है। सो दिस आई एम जस्ट गिविंग अ रिव्यू ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेव।
ऑब्वियसली हम लोग कंसिडरिंग पूरी डिटेल में तो वेव इटसेल्फ नहीं कंसिडर करेंगे या फिर बाकी टॉपिक्स इन्वॉल्व। हमारा मेन फोकस वेव इक्वेशन पे है, तो हम लोग बस एक चीज़ देख लेते हैं, वेव की फॉर्म। एंड ये एग्जांपल मैं लूँगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। सो आई एम कंसिडरिंग कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ा है, क्योंकि द पर्सन हु आस्क्ड मी टू शूट दिस वीडियो वो खुद 12th ग्रेडर है। सो ही ऑब्वियसली हैज़ कवर्ड दिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो हम सबको पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एग्जैक्टली कैसे? वेल क्या होता है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करते हैं तो उसके साथ लाइट प्रोपगेट करती है। नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंस इज कि आपके पास एक चार्ज है एंड ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, या फिर ये चार्ज कैसे भी करके एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस चार्ज के पास कुछ एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से ये चार्ज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो ऑसिलेट करेंगी। जब इसके पास एक्सेलरेशन होगा, उनमें भी एक्सेलरेशन होगा। अगर ये चार्ज ऑसिलेट करे तो किसी भी पॉइंट पे अगर देखो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ ऑसिलेट करेगी एंड ये आउटवर्ड प्रोपगेट होंगे एंड वही हमारी लाइट वेव होती है, या फिर कोई भी जनरल ईएम वेव। इस पॉइंट पे अगर मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया इस पॉइंट पे, तो देखो जब ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो ये चार्ज मान लो चल के यहाँ पे आ गया, लेकिन आपको पता है कि इस पॉइंट पे जो फोर्सेस एग्जर्ट होंगी, फॉर इंस्टेंस अभी फोर्सेस मान लो, वो इस चार्ज पे जो फोर्सेस एग्जर्ट होंगी, जब ये चार्ज यहाँ पे आया तो इस डिस्टेंस वाली फोर्स नहीं एग्जर्ट होगी, अभी भी यही डिस्टेंस वाली फोर्स एग्जर्ट होगी, क्योंकि उतना इन्फ्लुएंस ट्रैवल करने में, फोर्स में चेंज भी ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको तुरंत तो थोड़ी ना पता चल जाएगा कि ये चार्ज अब यहाँ पे चला गया। सो ये इफेक्ट इंस्टेंटेनियस नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। एंड ऑब्वियसली ये जो तब एज अ होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट कर रही है, ये लाइट प्रोपगेट कर रही है, यू आर सेइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेल ये वेव बेसिकली फील्ड की ही तो वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज अ होल खुद प्रोपगेट कर रही है। तो ये जो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट कर रही है, तो किसी भी पॉइंट पे आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, ये इस चार्ज की पोजीशन पे तो डिपेंड करेगी एंड इस चार्ज की कंडीशंस पे, इसकी वेलोसिटी क्या है या फिर जो कुछ भी, लेकिन टाइम टी पे नहीं। अगर मुझे टाइम टी पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो जानना है, तो मुझे इस चार्ज की टाइम टी पे पोजीशन नहीं बल्कि टाइम टी माइनस ये जो डिस्टेंस है हमारे पास x ओवर c स्पीड से प्रोपगेट करिए, तो c टाइम t माइनस x ओवर c टाइम पे इसकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिसाइड होगी। क्योंकि x ओवर c टाइम, अभी मैंने टाइम t पे कंसिडर कर लिया, मैंने पूछा यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। वेल जितनी होगी इस चार्ज की पोजीशन की वजह से होगी, मतलब मैं बेसिकली बोल रहा हूँ इस चार्ज की ये पोजीशन होगी तो इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये इस इंटेंसिटी की होगी। बट मुझे पता है कि c अमाउंट से, c स्पीड से ये वेव ट्रैवल कर रही है, ये फील्ड ट्रैवल कर रही है, तो x डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसे x ओवर c टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इतना टाइम इसे लगेगा इस इंफॉर्मेशन को कि ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्रोपगेट करने में, तो इतना टाइम लगा। मतलब जब मैंने टाइम t पे पूछा कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अभी इसके टाइम t वाले पोजीशन पे नहीं बल्कि t माइनस एक्स ओवर सी, मतलब x ओवर सी टाइम तो लगेगा प्रोपगेट करने में, तो t टाइम पे यहाँ पे जो फील्ड है वो यहाँ पे t x ओवर सी अमाउंट से जो पहले टाइम पे पोजीशन थी उसके हिसाब से डिसाइड होगी। तो ये जो फील्ड होगी टाइम t माइनस एक्स ओवर सी पे डिपेंड करेगी, ना ही टाइम t खुद पे। इसका मतलब मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, ये एक वेव प्रोपगेट कर रही है, वेव के लिए मैं मान लो कोई फंक्शन लिख देता हूँ f। तो ये जो फंक्शन f होगा, ये अगर एज अ फंक्शन ऑफ t एंड x देखा जाए एंड किस स्पेस से वेव ट्रैवल करिए, तो वो t पे नहीं बल्कि t माइनस एक्स ओवर सी पे। मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को एज अ फंक्शन ऑफ दीज लिखने की कोशिश किया तो ये t माइनस एक्स ओवर सी पे डिपेंड करेगा। इसी चीज़ को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे,
इससे लिखा जा सकता है, सिंस हम लोग जनरल फंक्शंस कंसिडर कर रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि मान लो यहाँ पे आपने इसे कर दिया ct माइनस एक्स एंड ओवर सी डजंट मैटर, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। हम लोग फंक्शन के एक जनरल फॉर्म में इंटरेस्टेड है, मतलब अगर किसी फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो तो उसे और जनरली कह दो कि ये तो हो गया f ऑफ ct माइनस एक्स, जहाँ पे c इसके साथ जो वेरिएबल है, अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसके साथ जो वेरिएबल है ये हो जाएगी हमारी स्पीड ऑफ द वेव प्रोपगेशन। सो दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। मुझे पता है आपने पढ़ा होगा कि ये जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है वो इस फॉर्म के दिखती है। अगर एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो कि यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी को आपने इसका कोएफिशिएंट समहाउ 1 कर दिया, एंड ऑब्वियसली आई डोंट मीन दिस लिटरली, क्योंकि यू आर नॉट रियली अलाउड टू डू दैट। बस आपको इस फंक्शन को देखना है, कौन सा फंक्शन डिसाइड करता है द वैल्यू ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे तो फील्ड्स की बात करें, फील्ड्स ऑसिलेट करें, यहाँ पे पार्टिकल्स खुद ऑसिलेट करें, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज व्हाट्स ऑसिलेटिंग। तो आपने कंसिडर किया कि जो फंक्शन ऑफ t एंड x एंड द स्पीड है, दोज फंक्शंस क्या है, यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है। इस चीज़ को अगर मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखने की कोशिश किया, इट वुड बी लाइक दिस, राइट। इनफैक्ट नॉट लाइक दिस, यहाँ पे रादर के बाहर है, राइट। कि आपको पता है कांस्टेंट है, जस्ट टेक दैट आउट, डिस्पाइट के साइन के बाहर ले नहीं सकते हो, लेकिन हम लोग इसके फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं। अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया तो अब मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 मिल गया एंड यहाँ पे t है। अगेन अनदर ट्रबल हियर इज कि यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस, बट अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन फॉर्म ओनली। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेव स्पीड होना चाहिए ओमेगा ओवर के। सो बाय दिस एनालॉजी इस वेव की स्पीड होना चाहिए, जो कि आपको प्रैक्टिकली पता है यही होता है, बिकॉज यू हैव कैरीड आउट दिस कैलकुलेशंस एंड आपको पता है ओमेगा ओवर के ही किसी भी वेव की स्पीड होगी इन दिस फॉर्म। सो यू सी यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली एक्यूरेट है, सिंस हम लोग प्राइमरीली इनकी फॉर्म में इंटरेस्टेड है, ना कि एक्चुअल कैलकुलेशंस करने में। सो दैट इज़ वन जस्टिफिकेशन जो कि मैं दे रहा हूँ क्यों किसी भी वेव को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मैं इसे x माइनस सी टी लिख देता हूँ, लेट मी जस्ट राइट इट दैट वे, कि इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है अ फंक्शन ऑफ x माइनस सी टी, राइट। यू कैन ऑलवेज ऑल्सो सो इट दिस वे कि सिंस ये आपके पास सर्टेन पोजिशन है x, वेल दिस सर्टेन पोजिशन टाइम t अमाउंट लगेगा टू गो देयर विद स्पीड c, तो x माइनस सी टी पे सारे वेरिएबल्स डिपेंड करेंगे एंड यू कैन ऑलवेज इंटरप्रेट इट इन डिफरेंट वेज। यहाँ पे मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन दिया है। नाउ दैट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड कि यही एक फंक्शन होगा, वी कैन सर्टेनली कैरी फॉरवर्ड टू एक्चुअली डिराइविंग द वेव इक्वेशन एंड सी व्हाट द वेव इक्वेशन रियली मीन्स, जो कि हम लोग साउंड के केस में करेंगे एंड बाद में से थोड़ा इंट्यूटिवली जनरलाइज भी करेंगे कि क्यों ऐसी वेव इक्वेशन क्लासिकल फिजिक्स में हर काइंड के वेव्स को डिस्क्राइब करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रब ऑल ऑफ इट, देन ओनली वी प्रोसीड फर्दर। ऑलराइट, वी आर बैक अगेन एंड अब हम लोग फाइनली अपने वेव इक्वेशन को डिस्कस कर सकते हैं एंड ये मैं केस कंसिडर कर रहा हूँ एक साउंड वेव का। सो साउंड वेव क्यों? वेल साउंड वेव देखा जाए सो काफ़ी स्पेशल काइंड की वेव्स होती हैं, बिकॉज दे आर ऑल अराउंड। मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एंड आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, सो दैट इट इज़। अगर लाइट वेव को डिस्कस करना होता तो थोड़ा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कंसिडर करना होता, मैक्सवेल इक्वेशन को। लेकिन साउंड वेव इज़ समथिंग कि जस्ट आपको मैकेनिक्स के रूल्स आते हैं बस, देयर इज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स आता है, आप वो कंसिडर कर सकते हो एंड इतनी ब्रॉड रेंज ऑफ थिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने साउंड वेव को समझ लिया तो आपने जो इक्वेशन लिखा है वेव इक्वेशन, वो लाइट वेव के लिए भी वैलिड है। कैसे? आई विल शॉर्टली एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम लोग देखते हैं कि साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। तो एक साउंड वेव प्रोड्यूस होती है जब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एयर है, तो एयर मॉलिक्यूल्स आर एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड एयर में किसी भी पॉइंट पे आपने डिफरेंस क्रिएट किया प्रेशर का,
वेल नॉट एग्जैक्टली प्रेशर, पहले आप डिफरेंस क्रिएट करते हो डेंसिटी का, कि आपने एयर को कंप्रेस कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है किसी भी पॉइंट पे। सो से मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। इट्स लाइक आपके पास यहाँ पे एक पिस्टन है एंड इस कंटेनर के अंदर पूरी एयर फिल्ड है एंड आपने पिस्टन को इनवर्ड प्रेस किया एंड फिर आउटवर्ड प्रेस कर लिया। तो आप इस पिस्टन को बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करा रहे हो, तो किसी भी पॉइंट पे ये जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, पहले पिस्टन के इमीडिएटली क्लोज एयर मॉलिक्यूल्स इसके साथ जाएंगे एंड देन ये तो आ गया। सो व्हाट विल बेसिकली हैपन, इसके साथ जाएंगे, यहाँ का पार्टिकल इस पार्टिकल को हिट किया, अपनी एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफ़र किया, यहाँ का पार्टिकल इसे हिट किया, एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफ़र किया। बट बिफोर एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफ़र ऑकर्स, सारे पार्टिकल्स को हिट करने में और एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफ़र करने में भी तो टाइम लगेगा, राइट। लेकिन पहले क्या हुआ, पहले हुआ कि इस स्पेसिफिक रीजन में, मान लो इतना जो रीजन है उसमें कुछ एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी एयर मॉलिक्यूल्स आगे इस रीजन में कलेक्ट हो गए एंड जब कलेक्ट हुए तब एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे को हिट करके। पहले क्या हुआ कि इतने रीजन में, इस पूरे रीजन में पहले इतनी एयर थी, ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स भी इसमें आ गए, तो डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज़ कर दी। तो आपने क्या किया, इसे ऑसिलेट कराया, यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई, एक दूसरे को हिट करें, एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है एंड ये तो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा, फिर ये इसे हिट करेगा, इसे हिट करेगा, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया एंड ऑब्वियसली जब ये वाला यहाँ पे जाएगा एंड ये तो पीछे चला गया, तो आपको पता चला कि यहाँ के जो बेसिकली एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर से एक्सपांड करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अब और कम बेसिकली और ज़्यादा इस पोर्शन में एयर मॉलिक्यूल्स आ गए एंड यहाँ के तो एनर्जी और मोमेंटम, इन्हें एनर्जी मिली यहाँ पे जाने के लिए, तो ये तो यहाँ पे चले गए, यहाँ पे अब कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो ये कंप्रेशन हो गई एंड दिस इज़ यहाँ पे रारेफैक्शन, सॉरी इसे कंप्रेशन कहेंगे, क्योंकि वेल अब इसमें डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी ज़्यादा हो गई, वॉल्यूम कम हो गई। सो ये एक कंप्रेस्ड रीजन होगा एंड ये एक रारेफैक्टेड रीजन होगा, दिस इज़ अ रारेफैक्शन, ऑलराइट। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग एंड इसकी वजह से प्रेशर, ऑब्वियसली इसे प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है कैसे, एंड विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, वेरी एलिगेंट थिंग टू डू, कि डायरेक्टली फोर्सेस के टर्म्स में एक्सप्लेन करना कि आप हर एक पार्टिकल को क्यों कंसिडर करोगे कि इसके बीच एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रही है, फिर इसके बीच क्यों करना है, ऐसे अगर प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हो, क्योंकि आपने बेसिकली कहा कि ये एक एरिया है एंड यहाँ के जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स को हिट कर रहे हैं एंड सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये इन्हें हिट कर रहे हैं एंड दिस काइंड ऑफ हिटिंग, यू नो हाउ दैट हैपन्स, यू नो कि उन्हें प्रेशर के टर्म्स में लिखा जा सकते हैं आज यहाँ पे जो दोनों साइड से, क्योंकि दोनों साइड से फोर्सेस किसी भी एरिया पे लग रहे हैं, सो दैट परपेंडिकुलर फोर्स ओवर एरिया। सो इसको आपने कह दिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, आपने कहा कि बेसिकली आपने इस पिस्टन को घुमाया जिससे डेंसिटी में किसी भी पॉइंट पे चेंजेस लाया, डेंसिटी चेंज हुई, उस डेंसिटी चेंज होने की वजह से प्रेशर भी चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर है तो ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल से बाउंस तो कर रहे हैं, प्रेशर है, लेकिन जब आपने डेंसिटी इंक्रीज कर दी तो ये और तेज़ी से बाउंस होंगी, डेंसिटी इंक्रीज कर दी, वॉल्यूम कम कर दिया तो और तेज़ी से बाउंस होंगी, क्योंकि अब कम जगह है तो ऑब्वियसली इनकी स्पीड बढ़ जाएगी एक दूसरे से बाउंस ऑफ करने के लिए, तो प्रेशर भी चेंज हुआ। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये फोर्सेस मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि एक परफेक्टली वैलिड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एलिगेंस हम लोगों ने कहा कि डेंसिटी हम लोगों ने कम किया जिसकी वजह से प्रेशर यहाँ पे चेंज हुआ, जहाँ पे डेंसिटी अगेन ज़्यादा हो जाएगी प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। सॉरी, जहाँ पे डेंसिटी कम होगी प्रेशर ज़्यादा होगा, माय बैड, आई एम मेकिंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन सेइंग दैट। तो बेसिकली दिस इज़ अ चेंज इन डेंसिटी। हम लोगों ने अब डेंसिटी कैसे चेंज किया, वेल डेंसिटी हम लोगों ने चेंज किया ऐसे कंप्रेस करके, रारेफैक्ट करके, तो बेसिकली इन एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करके
हम लोगों ने एलिमेंट्स डिस्प्लेस किया जिसकी वजह से डेंसिटी चेंज हुई, डेंसिटी चेंज हुई जिसकी वजह से प्रेशर चेंज हुआ। अब प्रेशर चेंज होगा तो उसकी वजह से डेंसिटी और चेंज होगी, तो एक गैस में मोशन आएगा, दिस जनरेट्स गैस मोशन जिससे साउंड ट्रैवल कर रहा है। तो इसे 3 स्टेजेस में देखा जा सकता है एज फाइनमैन डिड इन हिज फाइनमैन लेक्चर्स। सो लेट्स सी हाउ, लेट्स सी कैसे इन चीज़ को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं आपके पास कोई भी रीजन है, मान लो यहाँ पे x है, एक पॉइंट आपने x कंसिडर कर लिया एंड x प्लस डेल्टा x के बीच x प्लस डेल्टा x ये पूरी एयर है के बीच कुछ आपके पास वॉल्यूम होगा ऑफ एयर, इतने एयर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, इतनी क्वांटिटी ऑफ एयर है यहाँ पे। नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज कि जैसे आपने इसे बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कराया, मान लो x टाइम वाला, सिंस आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है जिसे अब मैं चाई से रिप्रेजेंट करूँगा, आई विल से चाई ऑफ एक्स टी, मतलब व्हाट आई मीन बाई चाई ऑफ एक्स टी, मतलब x पोजिशन पे एंड t टाइम पे जो बेसिकली आपके पास पार्टिकल है, जो एलिमेंट है, वो इतने अमाउंट से डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब अगर कोई x एंड t पे है तो वो अब चला गया x प्लस चाई ऑफ एक्स टी पे। तो जब इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ जो कि बेसिकली कंप्रेशन की वजह से हो रहा है, तब ये पार्टिकल चला गया सीधे एट x प्लस चाई ऑफ एक्स टी पे। जो डेल्टा x प्लस डेल्टा x पे था ये कहाँ चला जाएगा, x प्लस डेल्टा x प्लस चाई ऑफ एक्स टी पे नहीं, क्योंकि ये तो x प्लस डेल्टा x पे था तो इस पे डिस्प्लेसमेंट भी अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली आपके पोजीशन इन टाइम पे डिपेंड करे, जैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट चाई ऑफ x प्लस डेल्टा x एंड एट टाइम t होगा। तो ये चला गया, पहले था x प्लस डेल्टा x पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चाई ऑफ x प्लस डेल्टा x एंड एट टाइम t, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। तो अब ये बेसिकली इतने रीजन में आ गए। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, सो आई वुड से इट इज़ बेटर अगर ये वॉल्यूम इससे कम है, बट नेवर माइंड, दैट इज़ जस्ट अ डायग्राम। ऑल राइट, ओके। सो ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, लेकिन विल सेम अमाउंट ऑफ एयर इन बिटवीन दीज रीजन्स हैं, ऑब्वियसली सेम है बाय द मियर डेफिनेशन ऑफ इट, क्योंकि हम लोगों ने इतना इधर ट्रांसफ़र किया, इतना इधर बीच वाला बीच में, तो यहाँ पे जितनी वॉल्यूम थी उतनी यहाँ पे वॉल्यूम थी। ये जो हमारा परपेंडिकुलर एरिया, ये हम लोग एक यूनिट एरिया ले लेते हैं, यूनिट एरिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो अगर मैंने कहा कि अभी कोई डेंसिटी चेंज नहीं हुई, जब ये x एंड x प्लस डेल्टा x के बीच इतनी एयर थी, तब हमारा था जो डेंसिटी थी वो थी रो नॉट, विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट, विदाउट एनी डेंसिटी चेंज। इनिशियली डेंसिटी थी रो नॉट एंड किसी भी पॉइंट पे बन जाती है रो प्लस रो नॉट प्लस रो ई, ये कंप्रेशन की वजह से बन जाती है। एंड रो ई आपके पास ऑब्वियसली जो चेंज हो रहा है ये x एंड t पे डिपेंड करेगा, डेल्टा x पे, ऑल दीज एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा। हम लोगों ने ले लिया कि ये रो नॉट प्लस रो ई हो गया। देन आपको पता है कि यहाँ पे जो डेंसिटी टाइम्स में, अगर मैंने ये x प्लस डेंसिटी टाइम्स में डेल्टा x कर दिया, मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी है टाइम्स में डेल्टा x, एरिया तो 1 है, तो मुझे मिल जाएगा द अमाउंट ऑफ एयर इन दिस पर्टिकुलर रीजन, द मास ऑफ एयर, जितना एयर यहाँ पे उतना यहाँ पे भी है। एंड वेल आपको पता है कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इस रीजन का डेल्टा x ही है, क्योंकि एरिया तो 1 है, तो 1 एरिया टाइम्स में ये डिस्टेंस डेल्टा x, तब रो नॉट डेल्टा x हो गया किसके इक्वल, जितना मास यहाँ पे है। सो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे कितना होगा, वेल कंप्रेशन की वजह से सर्टेनली डेंसिटी चेंज कर दी, सो यहाँ पे हो गया रो नॉट प्लस में रो ई मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया x प्लस डेल्टा x। ऑल राइट, सो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। इसे लिख सकते हैं एक्सप्लिसिटली रो नॉट x प्लस रो ई एक्स प्लस में रो ई डेल्टा x प्लस रो नॉट डेल्टा x।
जो कि ऑब्वियसली यहाँ से कैंसिल हो सकता है। तो ये अभी एक इक्वेशन में इसे अभी इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, हमें मिल गया। अब देखो इस चीज़ को फर्दर इस पॉइंट पे तो नहीं सॉल्व किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमें रो ही नहीं पता है कि रो ए एग्जैक्टली है क्या। सो वी कांट डू मच अबाउट दैट इन दिस केस। हम लोग इंस्टेड क्या कर सकते हैं, व्हाट इंस्टेड वी कैन डू इज वी कैन प्रोसीड फर्दर with maybe something else, with maybe this kind of equation, and in pressure changes से in somehow rho e को maybe relate कर सकते हैं। Let's see how. Well, जब हमारी ये जो डेंसिटी चेंज होती है रो नॉट से रो नॉट प्लस रो ई, प्रेशर भी चेंज होगा किसी नेचुरल प्रेशर पी नॉट से तो प्रेशर पी ई। अब आपको पता है कि प्रेशर है डायरेक्टली एक फंक्शन ऑफ डेंसिटी, राइट। जब डेंसिटी हमारी रो नॉट थी तब प्रेशर क्या है, तब प्रेशर पी नॉट थी। यू नो इट वेरीज लाइक दैट, राइट। तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो प्रेशर एट रो विच इज़ बेसिकली रो नॉट प्लस रो ई है, दैट इज़ नथिंग बट द प्रेशर एट रो नॉट जो कि पी नॉट है, प्लस में इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, well, so basically rho a in this case times में the derivative of pressure with respect to rho evaluated at 0, so evaluated at rho naught। अब देखो यहाँ पे मैंने एक assumption किया है, this is an assumption, keep in mind। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी फंक्शन जब चेंज करते हैं और उसका कोई भी आपका वेरिएबल चेंज करते हैं और उसका फंक्शन विल कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज करेगा। यू राइट समथिंग लाइक दिस कि एक फंक्शन एफ है ऑफ एक्स, सो आपने कहा डी एफ ओवर डी एक्स क्या हो गया, दिस इज द लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 एफ एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एट एक्स ओवर डेल्टा एक्स, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव जो कि कितना तेज़ी से फंक्शन चेंज होगा, टाइम्स में जितना वेरिएबल चेंज हुआ उसे मल्टीप्लाई करो तो फंक्शन में चेंज हो गया। मीनिंग आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एफ एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एट एक्स को आप लिख सकते हो डी एफ ओवर डी एक्स टाइम्स डेल्टा एक्स। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है अनलेस डेल्टा एक्स खुद डी एक्स है, एंड इन दैट केस ओनली ऐसा लिख सकते हो। सो ये तो बेसिकली डेल्टा एफ है, राइट। डेल्टा एफ डजंट इक्वल डी एफ ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स, आपको ये पता है, ज़्यादा हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ दिस एंटायर टर्म, यू कांट डू इट लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो कि साउंड के केसेस में होती है, जो प्रेशर चेंजेस होते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू द नेचुरल प्रेशर और द नेचुरल विल पोजीशंस और द नेचुरल डेंसिटीज़। तो हमारा जो चेंज इन प्रेशर है, मान लो हमने पी ई कंसिडर किया, वो पी नॉट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। वैसे रो ई कंपैरिजन किया रो नॉट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। नाउ दैट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, एंड इस फैक्ट ऑफ नेचर को हम लोग यूज़ करेंगे क्या कंसिडर करने के लिए कि जब ये चेंजेस इतने छोटे हैं, जो आपके चेंजेस इतने छोटे हो रहे हैं, तब आपने इसे ऐसे एग्जैक्टली लिख दिया या फिर अप्रॉक्सीमेटली भी लिखा, बट इट विल मेक अ वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन। तब जो चेंज इन प्रेशर हुआ ये बेसिकली हो गया इनिशियल प्रेशर प्लस में जितनी चेंज इन वेरिएबल टाइम्स में डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ दैट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू दिस डेंसिटी एंड इवैल्यूएटेड एट रो नॉट। तो इसे मैं बस 0 से ही लिखूंगा। When I write this, I basically mean at rho naught. So we make that kind of assumption, and हमें पता है ये तो P naught ही है। And now the next thing that we know is कि ये तो हमें पता चला कि this is basically P at rho is what? P naught plus rho e, P naught plus PE। तो यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया कि P naught plus PE equals P naught प्लस रो नॉट टाइम्स डी पी ओवर डी रो एट रो नॉट। कैंसिल हो गया, सॉरी ये इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब पी ई किसके इक्वल आया, रो नॉट डी पी ओवर डी रो नॉट।
अब ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया विच इज़ अ वेरी नाइस इक्वेशन आई वुड से। इससे बेसिकली क्या पता चला, इससे हमें ये पता चल गया कि समहाउ ये जो हमारा प्रेशर का चेंज हो रहा है वो आपके इनिशियल वैल्यू ऑफ डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। दिस वी कैन टेक एज अ मैटर ऑफ कांस्टेंट, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे मैं इक्वेशन सेकंड कहूँगा। एंड इस पॉइंट पे अगेन मुझे वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को इरेज करना पड़ेगा एंड ओनली आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर विथ व्हाट वी हैव टू कंटिन्यू। ऑलराइट, वी आर बैक वंस अगेन एंड अब हम लोग देख लेते हैं वी हैव ऑब्टेन्ड 2 इक्वेशंस राइट हियर। तो पहले ये इक्वेशन वेल हियर इज दिस एंड ये किस चीज़ को किससे रिलेट करते हैं, वेल इट इज़ बेसिकली रिलेटिंग कि कितना चेंज इन प्रेशर होगा एंड इट इज़ रिलेटिंग दैट टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रेशर। एंड सिंस हमें पता है कि वेल वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेंसिटी, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेंसिटी, मतलब ये चीज़ एक कांस्टेंट है। डिस्पाइट दैट आप कह सकते हो कि ये तो एक डेरिवेटिव है, लेकिन ये एक्चुअली एक डेरिवेटिव की एक वैल्यू है एट वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेंसिटी दैट इज़ रो नॉट। तो ये आपके पास एक्चुअली एक कांस्टेंट है, मतलब द चेंज इन प्रेशर इज सम कांस्टेंट टाइम्स में रो नॉट। एंड उसके अलावा बाय कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये एक इक्वेशन मिला विच आई रिमेंबर वी डिड समथिंग लाइक दिस कि हम लोगों ने यूज़ किया रो नॉट डेल्टा एक्स शुड इक्वल दिस इज रो नॉट प्लस में रो ई, रो नॉट में प्लस में रो ई टाइम्स में हमारा हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में, माय बैड यहाँ पे आई थिंक आई डिडंट इंक्लूड दिस टर्म और आई डिड इंक्लूड, आई फॉरगॉट टू राइट। यहाँ पे हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में ये हो गया हमारे पास, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस फिगर। आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट है x, यहाँ पे हो गया x प्लस डेल्टा एक्स एंड इसके बीच में सिंस वी आर कंसिडरिंग यूनिट एरियाज राइट हियर, एक यूनिट एरिया है, इसके बीच में जितना मास होगा वो मास डिस्प्लेस होके चला गया मान लो इस रीजन में। कैसे, वेल ये जो x वाला था ये डिस्प्लेस हुआ बाय चाई ऑफ एक्स टी, तो ये चला गया एट x प्लस चाई एक्स टी। ये जो हमारा x प्लस डेल्टा एक्स पे था ये चला गया एट x प्लस डेल्टा एक्स एंड प्लस में चाई ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स टी राइट। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये क्या है, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, सो इट इज दिस टर्म राइट हियर माइनस में दैट टर्म राइट देयर, माइनस में x, ये टर्म मैंने लिख दिया ऑलराइट, माइनस में दिस इज x प्लस चाई ऑफ एक्स टी माइनस एक्स माइनस चाई ऑफ एक्स टी। या सो आई एक्चुअली फॉरगॉट टू इंक्लूड दैट टर्म। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा टर्म मिल गया। एक चीज़ देखो x से x कैंसिल हो गया, अगेन चाई ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स टी माइनस में चाई ऑफ एक्स टी, इस चीज़ को मैं एक्चुअली लिख सकता हूँ as डी चाई ओवर डी एक्स टाइम्स में डेल्टा एक्स एंड आई एम गोइंग टू एक्चुअली राइट इट दिस वे। लेकिन एक चीज़ देखो, चाई इज़ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, एक तो x का है एक t का है, ये पोजीशन का भी फंक्शन है टाइम का भी फंक्शन है। जब ऐसे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जो कि 2 वेरिएबल्स के फंक्शन है एंड उसमें से एक चेंज हो रहा है, उसमें से हम लोगों ने एक का चेंज कंसिडर किया एंड उसमें देख रहे हैं कि टोटल वेरिएबल में इतना चेंज आ रहा है, तब हम लोग नोशन यूज़ करते हैं एक पार्शियल डेरिवेटिव का एंड आई एम एस्यूमिंग यू नो पार्शियल डेरिवेटिव व्हाट इज़। तो मैं सिर्फ एक रिव्यू देता हूँ। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स गो लाइक दिस, अगर चाई एक्स एंड टी दोनों का फंक्शन है सो द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ चाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स गोज लाइक द लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 चाई एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स टी माइनस चाई एट एक्स टी ओवर डेल्टा एक्स। ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक वेरिएबल को आपने कांस्टेंट रख दिया, दैट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई मतलब एक्स कांस्टेंट है, अब सिर्फ सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब एक्स कांस्टेंट है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। सो आई एम अस्यूमिंग यू नो व्हाट अ पार्शियल डेरिवेटिव इज, ये बस एक रिव्यू है।
सो देन वी कैन सी कि ये चीज़ सिंस मेरा चाई एक बहुत ही छोटी नंबर है ड्यू टू डेल्टा एक्स जो हमारी चाई होगी एंड दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी नंबर है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं चाई एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड टी माइनस चाई एट एक्स टी, मैं बेसिकली लिख सकता हूँ डी चाई ओवर डी एक्स पार्शियली ऑफ कोर्स टाइम्स में डेल्टा एक्स, तो ये हो गया डेल्टा एक्स प्लस में पार्शियल डी चाई ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स, राइट, ये टर्म हमें मिला। नाउ वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, रो नॉट डेल्टा एक्स शुड इक्वल दिस टर्म मल्टीप्लाइड, ये टर्म अभी भी यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, रो नॉट डेल्टा एक्स प्लस रो नॉट पार्शियल डी चाई ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स प्लस रो ई डेल्टा एक्स प्लस रो ई पार्शियल डी चाई ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स। एक चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, वी गेट दिस काइंड ऑफ टर्म। अब देखो दिस इज द काइंड ऑफ टर्म वी आर गेटिंग, डेल्टा एक्स अगेन दैट इज समथिंग जो कि सारे यहाँ पे इनफैक्ट में कॉमन है, सो वी वन कुड ऑलवेज टेक दैट आउट। सो व्हेन वी डू दैट कि हम लोगों ने डेल्टा एक्स को भी जस्ट कैंसिल आउट कर दिया, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गेटिंग, चाई इज ऑब्वियसली अ वेरी स्मॉल नंबर, डी चाई ओवर डी एक्स भी एक बहुत ही छोटा नंबर होगा। देन यू कंसिडर कि अगर डी चाई ओवर डी एक्स इतना छोटा नंबर है, सो लेट मी जस्ट राइट दिस इक्वेशन राइट हियर, इट लुक्स क्विट मेसी, प्लस में रो ई प्लस रो ई डी चाई डी एक्स इक्वल्स ज़ीरो। ऑलराइट, सो हियर्स द थिंग कि तब ये एक और भी छोटा नंबर होगा, इसलिए डी चाई ओवर डी एक्स एक काफ़ी छोटा नंबर है, रो ई एक काफ़ी छोटा नंबर है, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस itself will be a very small number, तो obviously approximation कर रहे हैं but it's a good approximation. On the other hand, rho e is not as small as rho e multiplied by another very small number and rho naught तो खुद एक comparatively बड़ा नंबर है, so you say कि rho e हो गया माइनस में rho naught d चाई over dx। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोगों ने फाइंड कर लिया, दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव बीन लुकिंग फॉर एंड विल मेक दिस काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, सो दिस इज फाइनली व्हाट वी हैव गॉट हियर एंड इंस्टेड ऑफ दैट काइंड ऑफ इक्वेशन जैसे फर्दर सॉल्विंग किया जा सकता था, जो कि मैंने एक टर्म यहाँ पे भूल के विच आई हैड ऑब्वियसली केप्ट इन माइंड, लेकिन आई फॉरगॉट टू राइट हियर, जिसकी वजह से कंजर्वेशन ऑफ मास डिडंट गिव अस अ वेरी प्रॉपर रिजल्ट। तो ये हमें रिजल्ट मिला है। अब देखो एक तो ये रिजल्ट मिल गया और एक ये रिजल्ट मिल गया, वेर जो कापा है इट इज बेसिकली dp over d rho evaluated at rho naught। नाउ इस चीज़ को अगर देखा जाए, क्या मैं प्रेशर एंड इन डेंसिटीज़ को कुछ ऐसे रिलेट कर सकता हूँ? वेल व्हाट वी कैन ऑलवेज डू इज़ कि जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज़ कापा टाइम्स में रो नॉट, जो चेंज इन डेंसिटी है व्हाट इज़ दैट इज़ माइनस रो नॉट डी चाई ओवर डी एक्स। लेट मी सी कि हम लोगों ने व्हाट डू द इक्वेशंस फिजिकली मीन। सिंस ये जो प्रेशर, पहले तो डेंसिटी चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट किया। जब आपने डिस्प्लेसमेंट किया तो उसकी वजह से डेंसिटी में इतना चेंज आएगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया मेरी डेंसिटी में उतना ज़्यादा चेंज आया, लेकिन एक माइनस साइन से आया। क्यों? क्योंकि अगर आपने बेसिकली इसको और ज़्यादा दूर डिस्प्लेस कर दिया, अगर आपने इस पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर दिया एंड इस पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर दिया, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, तो आपने बेसिकली डेंसिटी को कम किया है। क्योंकि ज़्यादा दूर डिस्प्लेस करने का मतलब आपने एक ज़्यादा वॉल्यूम में इसे डिस्प्लेस किया है, मतलब ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस किया है, ज़्यादा वॉल्यूम हो गया तो डेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी, मतलब यहाँ पे रो ई नेगेटिव होगा, मतलब टोटल डेंसिटी कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर ये नेगेटिव टर्म है, मतलब वेल जो चाई तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, लेकिन डी चाई ओवर डी एक्स, मतलब जैसे एक्स आगे जा रहे तब उससे अगर चाई कम हो रहा है, सो आगे जाके आपका कम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ज़्यादा, कम 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 कम,
सो इन दैट केस आपको पता चलता है ये नंबर नेगेटिव है तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर अगेन टोटल पॉजिटिव नंबर क्रिएट करेगा, मतलब नेट डेंसिटी अब हाई होगी। क्यों? क्योंकि अब आपने यहाँ पे जो बेसिकली टर्म को रखा है, इन सारे मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट कर दिया, एक कम डिस्प्लेसमेंट में, एक कम वॉल्यूम में कंप्रेस करके रखा है, मतलब ऑब्वियसली डेंसिटी हाई होगी। दैट इज़ व्हाट दिस इक्वेशन मीन्स। ये इक्वेशन क्या बताते हैं कि ये जो आपके पास चेंज है, वेल प्रेशर में इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज आएगा वो आपने ओरिजिनल डेंसिटी से रिलेट कर दिया। नाउ वी कैन फाइनली कंसिडर द थर्ड केस, एंड हम लोग ऑब्वियसली इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल द थर्ड केस, एंड उससे और अपारेंट हो जाएगा ये व्हाट इज़ दैट, इन प्रेशर की वजह से कैसे गैस मोशंस होते हैं। वेल यू हैव दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे कोई सरफेस एरिया, यूनिट एरिया ऑफ कोर्स, सिमिलरली यू हैव यहाँ पे प्रेशर अगर P नॉट है, से कोई प्रेशर कुछ P नॉट है, एंड यहाँ पे P नॉट प्लस में कुछ डेल्टा P हो गया, यू कैन ऑलवेज कंसिडर दैट वे। सिंस नेचुरली प्रेशर तो हर जगह सेम होगा, बट ऑब्वियसली यू हैव समथिंग लाइक यहाँ पे अगर प्रेशर आपके पास समथिंग P ऑफ x एट दिस पोजिशन होता, सो यू कैन ऑलवेज कंसिडर दिस वे कि ये प्रेशर मैंने P एट x ऑफ t बोल दिया, एंड ऑब्वियसली ये टाइम का भी फंक्शन होना चाहिए फ्रॉम एज फार एज आई कैन सी, क्योंकि ये चीज़ क्या टाइम के फंक्शन है। वेल नो, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ फंक्शन ऑफ टाइम, बट लेट्स राइट इट दिस वे। ये प्रेशर हो गया एट x प्लस डेल्टा x एंड टाइम t फॉर अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा x। यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेशर की वजह से, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे प्रेशर की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इधर इन मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इनका मास जो कि कैलकुलेट हो सकता है बाय द डेंसिटी इन्वॉल्व टाइम्स में एक्सेलरेशन करेंगे, एंड उससे प्रेशर ओवर एरिया, एंड एरिया तो यूनिट है तो एग्जैक्टली प्रेशर से इक्वेट कर सकते हैं। सो व्हाट आई से इज कि वेल यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा, एंड ऑब्वियसली दिस इज दिस डायरेक्शन, कि P एट एक्स टी हो गया माइनस में P एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स टी, ये इक्वेट हो सकता है बाय द मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट, द सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, विच इज़ व्हाट, विच इज़ चाई, मतलब चाई का सेकेंड टाइम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये पार्शियल टाइम डेरिवेटिव होगा क्योंकि ये x का भी फंक्शन है टाइम का, लेकिन सिंस डेरिवेटिव टाइम के साथ है सो इट हैज़ टू बी दिस थिंग। मास कैसे फाइंड करेंगे, मास हैज़ टू बी वेल द डेंसिटी इन्वॉल्व टाइम्स में आपके पास हो गया द टाइम्स में द वॉल्यूम, बट डेंसिटी क्या है, वेल वॉल्यूम तो हो जाएगा सिर्फ डेल्टा एक्स, सिर्फ ये लेंथ क्योंकि यूनिट एरिया कंसिडर हो रहा है। सो यू हैव डेल्टा एक्स टाइम्स में क्या हो गया, टाइम्स में द डेंसिटी, एंड यू नो द डेंसिटी काइंड ऑफ चेंजेस, बट वेल स्मॉल डेल्टा एक्स के लिए यू कैन जस्ट राइट कि इस पॉइंट पे जो डेंसिटी होगी वो इस पॉइंट पे भी डेंसिटी होगी। तो यू हैव द डेंसिटी एट एक्स टी, क्या होगा, द डेंसिटी एट एक्स टी यू कैन राइट कि इट इज़ बेसिकली कि इसकी वजह से कितना चेंज हुआ, लेट्स कॉल दैट रो नॉट। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया कि ये ओरिजिनल डेंसिटी ही थी, हम लोग इनिशियल पोजिशन ही कंसिडर कर रहे हैं। डेल्टा एक्स टाइम्स में डी टू चाई ओवर डी टी स्क्वेयर, ऑल राइट। एक चीज़ जो कि यहाँ पे देखोगे, यू कैन सर्टेनली राइट P एट एक्स टी माइनस में P एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स टी। मैंने अब क्या किया, यहाँ पे एक माइनस साइन ले लिया, इसे पॉजिटिव कर दिया, इसे नेगेटिव, दिस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दिस एग्जैक्टली लुक समथिंग लाइक इसका पार्शियल एक्स डेरिवेटिव, तो मैंने कंसिडर किया दिस द पार्शियल एक्स डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से यहाँ डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक डेल्टा एक्स, यहाँ पे डेल्टा एक्स, मतलब पार्शियल डी पी ओवर डी ओवर में डी एक्स हो गया, राइट, शुड इक्वल माइनस रो नॉट डी टू चाई ओवर डी टी स्क्वेयर, ऑल राइट। अब जो देखो जो प्रेशर है ये मैंने एग्जैक्टली लिखा है P नॉट प्लस रो पी ई की इक्वल, वेल दैट इज़ हाउ इट वेरीज। P नॉट खुद एक कांस्टेंट है,
किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगी, ये खुद एक कांस्टेंट है। तो इसका जो एक्स डेरिवेटिव होगा, इसका एक्स डेरिवेटिव जो कि 0 है, प्लस में इसका एक्स डेरिवेटिव, विच इज़ व्हाट एक्चुअली मैटर्स। मतलब मुझे सिर्फ वो पीई वाला टर्म कंसिडर करना है, इट इज़ माइनस रो नॉट पार्शियल d2 चाई ओवर dt स्क्वेयर। ऑल राइट, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फाइनली गॉट। नाउ यहाँ पे अगेन मुझे बेसिकली इस पूरी चीज़ को इरेज करना पड़ेगा, बट वन थिंग दैट वी कैन सर्टेनली सी राइट हियर कि इसका जो एक्स डेरिवेटिव कंसिडर हो रहा है, वी आर बेसिकली गोइंग टू रियली डिफरेंशिएट this term right here. That is what can be said at the moment, but first of all I'll have to pause the video, rub all of it, and then we all right, we are back once again. So यहाँ पे हम लोगों ने कुछ equations लिखे, this one and this one, and now we can finally proceed forward. And अब हम लोग basically क्या देख लेते हैं? Well, we have gotten to this equation, d partial d pe over dx, pe क्या है? Well, this is kappa rho naught, एंड सो इसे हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस शुड बी माइनस रो नॉट टाइम्स में डी पार्शियल d2 चाई ओवर dt स्क्वेयर। सो इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कापा इज अ कांस्टेंट, एंड आई थिंक रो नॉट यहाँ पे रो ही होना चाहिए, सो आई ईदर मिस्टेकनली रोट या फिर मैंने गलत टर्म कैंसिल कर दिया। सो यू नो हाउ दैट वर्क्स, दैट वाज अ सिली मिस्टेक। यहाँ पे रो ही होना चाहिए क्योंकि इसका जो चेंज होगा ये इसके चेंज के प्रपोर्शनल होगा, नॉट उसकी ओरिजिनल वैल्यू के प्रपोर्शनल होगा। सो अदरवाइज इट वुड बी अ ह्यूज नंबर, राइट। सो ये पी ई इक्वल्स कापर रो ई। इन दैट केस हमें पता है कि इसको मैंने पार्शियली एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया, कापा तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया कापा पार्शियल रो ई ओवर डी एक्स, किसके इक्वल? रो नॉट पार्शियल d2 चाई ओवर dt स्क्वेयर। ये हमें पता है रो ई यहाँ से मिल गया, इट इज़ माइनस रो नॉट, एंड ऑब्वियसली एक माइनस साइन भी है यहाँ पे। ये माइनस रो नॉट d2 d चाई ओवर dx है, इस चीज़ को पार्शियली x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एज इन दिस इक्वेशन रो नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर होगा। सो दिस इज नाउ माइनस कापा रो नॉट पार्शियल d2 चाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल्स माइनस रो नॉट d2 चाई ओवर dt स्क्वेयर। कैंसिल कर दो, यहाँ से ये भी कैंसिल कर दो। सो व्हाट यू आर फाइनली गेटिंग इज कि पार्शियल d2 चाई ओवर में dx स्क्वेयर जो हो गया, this should basically be 1 over kappa d2 partial d2 चाई over dt square। ये हमें फाइनली रिजल्ट मिल गया है। कापा वी नो फ्रॉम हियर एक कांस्टेंट नंबर है। सो दिस इज़ फाइनली द रिजल्ट वी हैव गॉटन। अब एक चीज़ मैं फाइनली इसमें करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये वेव है, राइट, हम लोग एक वेव को प्रोपोगेट करा रहे हैं। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसे मैं आज दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी लिख सकता हूँ, वेर वी इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, राइट। क्योंकि बाई माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो कि मैंने वीडियो में मेंशन किया था, ये जो वैरिंग नंबर होगा दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, तब मैंने इसका सेकेंड पार्शियल एक्स डेरिवेटिव कंसिडर किया, पहले फर्स्ट एक्स डेरिवेटिव कंसिडर करते हैं। सो इट विल बी व्हाट? It will be the derivative of this term with respect to x minus vt only। तो ये मान लो आपने कह दिया f प्राइम, ये नंबर हो गया आपका f प्राइम। f प्राइम का मतलब द डेरिवेटिव ऑफ इट विद रिस्पेक्ट टू x माइनस vt। चेन रूल अप्लाई करके टाइम्स में इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन फिर से मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया। सो ये बेसिकली ये जो हमारा नंबर है जो कि अभी x माइनस वी टी का ही एक फंक्शन है ऑब्वियसली, जिसे हम लोगों ने x माइनस वी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। सो अगेन इट हैपन्स द वेरी सेम थिंग, इसका जस्ट x माइनस वी टी के टर्म्स में सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया होता इंस्टेड, तब मुझे क्या मिलता? पहले मैंने t के रिस्पेक्ट पे एक बार डिफ्रेंशिएट किया, देन आई गॉट अ माइनस हियर, एक v बाहर आ जाता,
सो टाइम्स में हो जाता अब इस चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस वी टी। सो आई एम यूजिंग द चेन रूल ओवर एंड ओवर अगेन। फिर से हम लोगों ने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, एक और v बाहर आ गया, एक और माइनस भी बाहर आ गया कैंसिल, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस वी टी। बाय द वेव इक्वेशन जो कि हमें मिला है एंड बाय दैट आर्ग्यूमेंट कि इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी, ये इसमें अगर मैंने 1 ओवर कापा मल्टीप्लाई किया सो बेसिकली मुझे ये टर्म मिलना चाहिए, मतलब v स्क्वेयर ओवर कापा टाइम्स में ये f प्राइम शुड इक्वल f प्राइम, विच मीन्स कापा v स्क्वेयर के इक्वल होना चाहिए, जिसका मतलब कापा 1 v स्क्वेयर के इक्वल होना चाहिए, विच बेसिकली मीन्स कि हम लोग फाइनली अपना वेव इक्वेशन लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि हमें इनफैक्ट इस वेव स्पीड को पता करने का एक दूसरा तरीका भी पता चल गया कि हमें बस प्रेशर को एज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी जानना है एंड एट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डेंसिटी कैलकुलेट करना है, वो हमारी स्पीड भी हो गई। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि जो कांस्टेंट नंबर हम लोगों ने कंसिडर किया था ये वेव स्पीड ही है। सो दिस बिकम्स सेकेंड पार्शियल एक्स डेरिवेटिव ऑफ चाई इक्वल्स 1 over v square, second partial x derivative, second partial t time t derivative of chai. This is our wave equation, the final form, जहाँ पे हमारा v हो गया dp over d rho at the value of rho equals rho naught. So that is a wave equation there. And ये वेव एक काफ़ी ब्रॉड क्लास ऑफ वेव्स को डिस्क्राइब करता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने इवेंचुअली इस इक्वेशन को प्रेशर के टर्म्स में नहीं लिखा है। क्यों नहीं? एंड दैट वाज इंटेंशनल। ये मैंने इंटेंशनली किया, ये हम लोग इंटेंशनली करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा तो मुझे पता चलता है यहाँ पे मैंने इसे लिखा है एक तो वेव स्पीड के टर्म्स में जो कि सारे वेव्स के पास होती है एंड सारे वेव्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब ये जो वेव स्पीड है ये जनरल है। एंड दूसरा वेल चाई के टर्म्स में, एंड चाई किसी भी वेव पे जो भी तब टर्म आता है, जो भी हमारी वैल्यू ऑसिलेट करती है, बी इट इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करिए, तब ये चाई वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। यहाँ पे तो मैंने एक डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया, ये हो सकता है ये चाई आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस कर दिया तो भी आपको करेक्ट रिजल्ट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन वेव्स को भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है विथ दिस फॉर्म ऑफ वेव स्पीड, एंड सो ऐसा करना परफेक्टली पॉसिबल होगा डिस्पाइट कि उसमें प्रेशर चेंजेस की वजह से हो सकता है नहीं हो। लेकिन इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू दिस कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर के टर्म्स में, यहाँ पे प्रेशर इन्वॉल्व है ही नहीं, क्योंकि चाय तो आपका प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है, राइट? चाय तो आपने खुद सेलेक्ट किया है, सो ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब जहाँ पे भी जिस भी वेव में ऐसा डिस्प्लेसमेंट आए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, वो डिस्प्लेसमेंट में आए, या फिर ऐसा कोई भी टर्म जैसे वैरी करेगा बाय दोज इनिशियल कंडीशंस, तो आपने वो चीज़ रखा एंड ये वेव इक्वेशन वैसे ही बन गए। एंड दिस इज वाई इन द केस ऑफ लाइट आप ऐसे एक इक्वेशन लिख सकते हो, मान लो इसका मैंने एक्स कॉम्पोनेंट सॉरी वाई कॉम्पोनेंट ऑसिलेट करेगा एक्स के रेस्पेक्ट पे, सो आई एम राइटिंग इन दिस वे d2 पार्शियल d2 ई वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर शुड बी 1 ओवर c स्क्वेयर द स्पीड ऑफ लाइट पार्शियल d2 ई वाई ओवर डी टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन तो मैक्सवेल्स इक्वेशन से भी मिलता है। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करिए तो चाय की जगह ई वाई रख दो, यहाँ पे एक्स लिखोगे तो यहाँ पे वाई कर सकते हो, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव z डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। सो दिस इज़ वाई इस चीज़ को हम लोगों ने जो चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, जो ऑसिलेट कर रही है, उसके टर्म्स में लिख दिया, एंड जो इंटरमीडिएट के टर्म्स में एलिमेंट्स है उन सबको इक्वेशन से हटा दिए, उन्हें नहीं चाहिए हमें। बेसिकली जो चीज़ ऑसिलेट करिए उसे लिखो ताकि जो आपकी फाइनल इक्वेशन हो ये जनरल वेव्स को डिस्क्राइब करे, गिवन दैट दे कैन बी रिटन इन दिस मैनर, ऑल वेव्स कैन बी रिटन इन दिस मैनर। सो हम लोगों ने इस साउंड वेव्स के लिए डिराइव किया, बट दैट इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म इज़ अ प्रूफ कि ये एक जनरल वेव है। तो आपको किसी भी केस में कंसिडर करना है जो चीज़ ऑसिलेट कर रही है उसका
second partial x derivative is equal to 1 over this wave speed square times the second partial time derivative of the same oscillating thing. That was all for today's video of mine, and thanks to you all, boss.